Hello everyone, how are you all? Welcome back to Sunya IAS, and we are proceeding in our lecture series which is on modern history, which we are completing through Spectrum. Yes guys, I hope you must be waiting for this session. And अभी हम chapter number 28 and chapter number 29 that is on peasant movements and working class movements पढ़ेंगे. सी अभी तक हमने बहुत लंबी जर्नी कर ली है यार. ऑलमोस्ट स्पेक्ट्रम ओवर होने वाला होगा. आपको मजा भी आया होगा अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं पढ़ के, फिर आप ये एमसीक्यू सीरीज को पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आई बेट यू आपका रिटेंशन लेवल बहुत ही सही होगा, क्योंकि आप मॉक भी लगा रहे होंगे आप सेक्शनल, तो आप उसमें अपना स्कोर चेक कर सकते हैं. वो पहले से ज़्यादा ही होगा दोस्तों, राइट. तो आप आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए बस. और क्वेश्चन इस स्टैटिक पोर्शन से अगर कुछ भी आएगा दैट इज स्पेक्ट्रम से, तो आप वो पेपर में कर लेंगे. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है गाइज, सो जस्ट अ क्विक रिकैप हम क्या किया अभी तक एंड कहाँ तक हम पहुंच गए. एक बार अपनी जर्नी को हम देख लें पूरा, तो उससे क्या होता है ना, हमें एक पूरा पूरा मेंटल कंस्ट्रक्ट बनता है हमारा कि भाई हमने क्या कवर किया है. तो क्योंकि एमसीक्यू आने वाला है वहां पर, तो जब आप पेपर देने जाओगे प्री में एंड एमसीक्यू आएगा डायरेक्ट, तो उस वक्त आपको पूरी पिक्चर आ जानी चाहिए तुरंत 1 मिनट के अंदर कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ी थी. तो इसीलिए रिवीजन हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो डोंट थिंक, अगर आपने अभी आप देख रहे हो तो रिकॉल करने की कोशिश करें मेरे साथ. आप ये मत सोचें कि भाई टाइम वेस्ट होता है, ऐसा नहीं है. आप जितना रिकॉल करेंगे इसका मतलब आपको उतना ज़्यादा याद है और उतनी ज़्यादा रिटेंशन मेमोरी आपकी बढ़ेगी और वो पेपर के वक्त दिखेगी दोस्तों. Right guys, so we started our time from 1498. We saw the advent of Europeans, we saw English, sorry सबसे पहले कौन थे, Portuguese, then Dutch, Portuguese, England, that is English, then Danes, last one was French. तो इनमें हमारा इंपॉर्टेंट क्या था, इन सब चीज़ों में इंपॉर्टेंट क्या थी, इनमें हमने फैक्ट्रीज देखी, इन्होंने कहाँ लगाई, कब लगाई, और इनके बीच की वॉर्स देखी हमने, राइट. तो अगर मैं बोलूँ बैटल ऑफ बदेरा किन के बीच की थी, आपको याद होना चाहिए क्योंकि हमने पढ़ा था, एमसीक्यूज के थ्रू पढ़ा था हमने. कार्नाटिक वॉर्स तो हमें पता है किसके बीच में हुई थी. कार्नाटिक वॉर्स में भी अगर मैं आपको बोलूँ ट्रीटी ऑफ एक्सला चापेल कौन से उसमें हुई थी, कौन से कार्नाटिक वॉर के, तो वो पता होना चाहिए. फैक्ट्रीज, ये तीन सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी. और हमने देखा था 1664 के अराउंड में जब फ्रेंच आई, और इसके बाद 1760 में करीब करीब 100 साल बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है. सॉरी वॉर, ये वेंडी वॉश में वॉर होती है, इसमें फ्रेंच हार जाते हैं. फिर 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है, राइट. तो यहाँ पर ये इंग्लिश की सुप्रमेसी बना देती है. यहाँ पर हमने देखा था 1763 में. साइमल्टेनियसली हमने देखा 1757 एंड 1764 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं 1764-1765 में, टू रूल, टू टेक ओवर द बीबीओ का, बंगाल बिहार उड़ीसा का रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए. तो ये हमने देखे थे 2-3 चैप्टर्स के थ्रू शुरुआत में. एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन हमने देखा, कैसे मराठास, पंजाब, मैसूर, सिंध, अफगान, नेपाल, ये फॉरेन लोगों के साथ इन्होंने एक्सपैंड करने की कोशिश करी थी. मिलिटरिस्टिकली कोशिश करी एंड डिप्लोमेटिकली. डिप्लोमेटिक में जल्दी 3 टेक्निक बताओ यार. रिंग फेंस पॉलिसी किसकी थी, हेस्टिंग्स की. सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ली की. डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौजी की, राइट. तो ये हमने देखने की कोशिश, ये इन्होंने पॉलिसीज चलाई. 1857 के बाद हमने देखने की कोशिश करी कर्जन, लिटॉन, रिपॉन, इनकी पॉलिसीज देखी. कॉन्स्टिट्यूशनली हमने फिर 1909 मॉरले मिंटो, 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखने की कोशिश करी, राइट. तो हमने टाइमलाइन 1498 से 1947 तक की टाइमलाइन यहाँ पर देखने की कोशिश करी थी पूरी पूरी. हमने क्या देखने की कोशिश करी थी उसके बाद, जस्ट वेट अ सेकेंड, हमने पीजेंट्स रिएक्शन देखे थे इन पॉलिसीज के आधार पे. वो 1857 के पहले वाले थे पीजेंट्स रिएक्शन. आज जो हम देखेंगे पीजेंट्स रिवोल्ट 1857 के बाद वाले देखेंगे आज हम. ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना. जो हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखी थी ना, सन्यासी एंड बहुत सारी हमने रिवोल्ट देखे थे यहाँ पर राजा, इनके जो डिपोज रूलर्स के, जमींदार्स के रिवोल्ट देखे थे हमने. तो वो हमने देखे थे 1857 से पहले. आज जो हम देखने वाले हैं 1857 के बाद वाले देखने वाले हैं. ये हमने सिविलियन रिवोल्ट्स देखे थे बेसिकली.
और पीपल्स रिजेंटमेंट देखी थी हमने इन द फॉर्म ऑफ सिविलियन, मिलिट्री, ट्राइबल। ट्राइबल में भी हमने बहुत कुछ देखा, राइट हो। बहुत सारी चीजें देखी थी यार, अभी एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन आप रिकॉल करने की कोशिश करें अगर आपके सामने नोट्स हैं तो। ठीक है, तो यहाँ से हमने पीजेंट्स का देखा था, उसके बाद 1857 को हमने देखा, उसके बाद हमने 1885 में आईएनसी का फॉर्मेशन, एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस मॉडरेट्स देखे, इसके बारे में हमने पढ़ा। देन वी सॉ द रेवोल्यूशनरी फेज वन, देन वी सॉ 1909 मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, इमर्जेंस ऑफ गांधी 1915, then we saw 1919 Montego Chelmsford, 1920 non-cooperation movement and खिलाफत movement, then we saw 1922 स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन 2023 में होने वाली है, then we saw सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जिसमें 1925 में हमारा 1924 में हमारा एचआरए बनता है, यही 1928 में एचएसआरए बनता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी। आपको एज इट इज याद रहना चाहिए ऐसी। फिर इनकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हमने देखने की कोशिश करी, जिसमें एक बहुत फेमस चिटागोंग हमने आर्मरी रेड देखी बाय सूर्य सेन। ये नाम सही ले रहा हूं मैं, एक बार चेक करना। और फिर हमने वहीं पर हमने नेहरू रिपोर्ट देखी। फिर हमने 1930s में सीडीएम, बहुत इंपॉर्टेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखा। देन हमने 1930s से 1940s में बहुत सारे चेंजेस होते हुए देखे यार। फिर 1940s से हमने क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, ये सब देखा। तो हमने ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव तो पूरा कवर कर लिया था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम देख रहे हैं कि पीजेंट का क्या रिवोल्ट हुए थे 1857 के बाद, और वर्किंग क्लास का मूवमेंट कैसे चला था यार। वर्किंग क्लास को कैसे गांधी जी और बाकी फ्रीडम मूवमेंट ने एंगेज किया नेशनल फ्रीडम के लिए, और पीजेंट मूवमेंट में कैसे हुआ। पीजेंट मूवमेंट पहले लोकल इंटरेस्ट पे लड़ रहा था, लेटर ऑन आप देखोगे 1920s में पीजेंट के इंटरेस्ट और नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल साइमल्टेनियसली वर्क करता है, इसलिए एक नेशनल फ्रीडम को भी पुश मिला। तो जब हम बोलते हैं नेशनल फ्रीडम, हमारा मूवमेंट जो था मास मूवमेंट था, वो इस वजह से बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर पीजेंट भी इन्वॉल्व हो गए थे, वर्कर्स भी इन्वॉल्व हो गए थे। तो यार ये एक सोशल क्लास ही तो है, आप समझ रहे हैं। अगर आप सोसाइटी को उस वक्त की देखोगे तो कैसे डिवाइडेड थी। यहाँ पर स्टूडेंट्स थे, वहां पर कौन से थे, पीजेंट्स, वर्कर्स। अब इन्हीं में मेल और फीमेल थी, राइट। तो स्टूडेंट्स वाले तो हम एनसीएम और ये सब तो चल रहे थे इनसे, लेकिन पीजेंट और वर्किंग क्लास कैसे आया नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल की लाइन में, वो हम देखेंगे, क्योंकि इनके इंटरेस्ट लोकल थे यार। आपने देखा होगा कि भाई जमींदार हाई रेंट मार रहा है तो उसी एरिया में दिक्कत हो रही है, बाकी एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। इनको एक दूसरे का पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है, कभी यहाँ रिवोल्ट हो रहा है, कभी यहाँ रिवोल्ट हो रहा है। लोकल कॉन्क्वेस्ट, लोकल वो हो रहे थे, स्ट्रगल हो रहे थे। लेकिन इनको एक लीडर आए, इन्होंने इनकी एनर्जी को डाइवर्ट करा और मास मूवमेंट में कन्वर्ट करा, इसीलिए ये डिफरेंस है दोस्तों। ये आपको एनालिसिस जो होता है ना यूपीएस के, मैंने 3 पिलर बताए हैं, उसमें से एक पार्ट जो एनालिसिस करना होता है, तो ये सब आपको खुद करना पड़ेगा यार। जब आप कोई भी मेंस का आंसर लिख रहे होंगे तो उसमें डिवाइड करना स्टूडेंट, पीजेंट, वर्कर। ठीक है, ये मेरा बताना जरूरी था एक मेंटल फ्रेमवर्क बनाने के लिए यार। ठीक है, आप अब हम डायरेक्टली चलते हैं कि हमने क्या क्या देखा है। ठीक है, पबना एग्रेरियन लीग ये कब चलता है, सबसे पहले टाइम पीरियड पता होना चाहिए। जब मैंने बोला 1857 के बाद का है तो बिल्कुल बात का ये 1870s और 1880s में। पबना है कहाँ की जगह, ये बंगाल में एक जगह है। ठीक है, was established in East Bengal in 1873, देखो 1870 से 1882, resist जमींदार्स effort to charge high rents and evict tenants, storm the agricultural lands lawfully possessed by the local British residents, remove encroachments on forests, rivers and land by Dickus, peacefully appeal to the government for abolition of farmer income tax। तो यार ये आपको पता है कि जमींदार के वो हो रहा था, पीजेंट्स पे सबसे ज्यादा मुश्किलें जमींदार बढ़ा रहे थे, इनकी वजह से रिवोल्ट शुरू हुए। अब जमींदार जब इनको हाई रेंट डिमांड कर रहे थे, किसके पास जा रहे थे, मनी लेंडर के पास। अब मनी लेंडर भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे, वो तो इतना आप इनको इंटरेस्ट पे चार्ज करते थे, जो आज तक हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखते हैं, जिनकी वजह से सुसाइड रेट भी हम बहुत देखते हैं। तो ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रॉब्लम का रूट कॉज बहुत पहले ही आ चुका था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ये ब्रिटिशर्स की प्रॉब्लम है जो आज जाके हमें इतनी हाईलाइटेड होकर दिख रही है।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डेक्कन राइट्स। डेक्कन राइट्स एक वॉयलेंट राइट्स में तब्दील हो गए थे। पहले ये सिंपल राइट्स थे। 1860s के अराउंड 70s के अराउंड ही हुए डेक्कन। तो डेक्कन कहाँ पर है? महाराष्ट्र वाले रीजन में, गुजरात वाले रीजन में, ये वाला रीजन में हुआ था। ठीक है। दे वर रिजल्ट ऑफ हैवी टैक्सेशन अंडर द महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम है यार। सबसे पहले आपको ये याद आ जाना चाहिए कि महलवारी सिस्टम कहाँ पर था। ये पंजाब साइड में था। बॉम्बे साइड में कौन से रूलर थे? ये रोहित वारी थे। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द पीजेंट्स वर ट्रैप्ड इन अ विशियस नेटवर्क विद द मनी लैंडर्स एज द एक्सप्लॉयटर्स। बिल्कुल सही। डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट वाज पास्ड इन 1879 एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोटेस्ट बाय द रेयर्स ऑफ डेक्कन। तो 1 आप गलत कर दोगे तो सीधा आंसर तक पहुंचोगे, और 2 और 3 सही। तो ये कभी कभार क्या होता है, आप 3 में कंफ्यूज हो शायद, यार ये था या नहीं है, लेकिन आपको ए श्योर है, बी श्योर है, तो आप आंसर तक पहुंच जाते हो। यूपीएससी डिफिकल्ट नहीं है निकालना, यूपीएससी का प्रीलिम्स खासकर। जस्ट आपको नॉलेज वाइड होनी चाहिए दोस्तों, ताकि वो नॉलेज आप उन 3 स्टेटमेंट में लगा दो। देखो ये तो हम रिवीजन करवा रहे हैं, तो तीनों स्टेटमेंट एक ही उसको दे रखे हैं, लेकिन यूपीएससी कभी ऐसे नहीं कर रहा। आपको 3 स्टेटमेंट बहुत ही अलग टाइम जोन की पूछ रहा है। मैंने, अगर आपने कोर्स देखा होगा, उसमें भी मैंने बता रखा है कि कैसे वो डिफरेंट टाइम जोन को पकड़ के वो करता है। ठीक है। Consider the following statements. After 1857, peasants started fighting directly rather than indirectly for their own demands. Colonialism was the major target of the peasant movements after 1857. करेक्ट ढूंढो। तो अभी भी कोलोनियलिज्म टारगेट नहीं था यार। कोलोनियलिज्म अभी भी समझ नहीं आया था। आपने देखा होगा 1880s के दौरान, 1890s के दौरान दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये सब एक्टिव हुए। इन्होंने थ्योरीज देना शुरू करी। इकोनॉमिक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरपी दत्त ने जो दी थी, तो इन्होंने देना शुरू करा। तो अभी इनको इस चीज का आइडिया नहीं था। ओनली वन विल बी द आंसर, राइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इक्का मूवमेंट। इक्का मूवमेंट, सबसे पहले आपको टाइम पीरियड पता हो जाना चाहिए। 1920s का मूवमेंट है। ठीक है, कहाँ की बात हो रही है, और इक्का मतलब क्या है? इक्का मतलब है यूनिटी। ठीक है, तो यूनाइट करना है। ये कहाँ पर हो रहा था? ये यूपी वाले रीजन में था। ठीक है, कोई आपको साउथ बोल दे नहीं, वेस्ट बोल दे नहीं, तो इतना आइडिया आपको पता होना चाहिए। यहाँ वाले रीजन में हो रहा था। इनके लीडर थे मितारी पिस्सा। इन्होंने यूनाइट करने की कोशिश करी इन लीडर्स, इनको, इसके अंदर लोगों को, पीजेंट्स को खासकर। ठीक है, इनका था क्या यार? हाई रेंट हम नहीं देंगे, जितना है उतना ही देंगे। हम बेकार नहीं करेंगे, फोर्सफुल वर्क नहीं करेंगे किसी का। नॉर्मल हम काम करेंगे, उसका पैसा देंगे, और जितना हमारा बनता है हम उतना लेंगे। बहुत ही नॉर्मल डिमांड्स थी। इसके थ्रू वो जो करने चाहते, इट वॉज अगेंस्ट द 50% हायर रेंट्स देन द रिकॉर्डेड रेट्स। बिल्कुल सही। इट डिमांडेड नॉन इंटरफेरेंस इन द प्रैक्टिस ऑफ शेयर रेंट्स प्रेवलेंट अमंग द पीजेंट्स। करेक्ट ढूंढना है आपको। तो इन्होंने डिमांड की थी, भाई ये हटाओ प्रैक्टिस ऑफ शेयर रेंट्स जो है, जो पीजेंट्स पे रखा था। तो सेकंड गलत है, 1 है ओनली। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है यार, इनकी डिमांड्स क्या थी। इक्का मूवमेंट आप याद रखें, कब का मूवमेंट है, इसका पीरियड याद रखें। 1921 के अंदर। मितारी पिस्सा इनसे रिलेटेड है। सिर्फ एसोसिएशन, बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है कौन मितारी पिस्सा और क्या। आपके पास बहुत टाइम है तो फिर जाने, लेकिन एक लिमिटेड, इसको देख के आपको कुछ ना कुछ ध्यान आना चाहिए। वो 3-4 बातें होनी चाहिए, ऐसा आपके पास हर टॉपिक में होना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट तिभागा मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है तिभागा। ये देखो, अभी जो हमने ये 3 पढ़े, ये पहले के थे। तिभागा जो मैं बता रहा हूँ आपको, 1946 का मूवमेंट है। तिभागा, तिभागा मतलब 2/3। ये था का मूवमेंट, बंगाल का मूवमेंट है दोस्तों। किन के बीच का था? बग्गरदार्स वर्सेस जोटेदार्स। क्या था इसमें यार? इनका ये था कि भाई शेयर क्रॉपर्स है, जो काटते हैं धान या फिर जो भी फसल होती है, वो ले जाके ये उनके घर पे दे जाते थे। इन्होंने बोला नहीं, हम आपको नहीं देंगे, हम खुद ही रखेंगे। और किसके कमीशन के वो था कि तिभागा, ये इन्होंने काम करा था। फ्लड्स कमीशन एक बनी थी, इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी उसको लागू करने के लिए इन्होंने बोला था कि ये, तभी ये मूवमेंट हुआ था। द कम्युनिस्ट कार्डर्स वेंट टू द कंट्री साइड टू ऑर्गेनाइज द बग्गरदार्स। sharecroppers are the Jotedars works on lands rented from the Bagardars. Jotedars worked on lands rented from the Bagardars. The storm center of the movement was North Bengal, principally among Rajbansis, a low caste tribal origin. Correct ढूंढना है। तो मैंने आपको क्या बताया यार, बग्गरदार्स वर्सेस जोटेदार्स। बग्गरदार्स और द शेयर क्रॉपर्स, और ये लैंडेड वो थे जिनकी लैंड होती थी। तो ये देखो गलत है। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, जोटेदार्स लैंडेड वाले थे, जिनके पास लैंड होती थी, जमींदार टाइप।
और बग्गरदार जो उनकी लैंड में रेंट पे काम करते थे। और ये बिल्कुल सही है, राजबंशीज वर एसोसिएटेड लो कास्ट मूवमेंट, ये वर एसोसिएटेड विद द तिबागा मूवमेंट, नॉट विद एनी अदर मूवमेंट विच दे विल आस्क इन प्रीलिम्स कि दे आर रिलेटेड विद सम दिस मूवमेंट, ऐसे करके आ सकता है एसोसिएशन के लिए। तो डायरेक्ट पता होना चाहिए, ये तो गलत ही गलत है। जैसे ही आपको ये पता है तो यहाँ पर आप सीधा डायरेक्ट आंसर में पहुंच रहे हैं। सो डोंट हेजिटेट टू लर्न ऑल द इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आपको भी नहीं पता आपको एग्जाम पॉइंट में क्या याद आने वाला है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या याद आने वाला है। सही, तो अभी जैसे आपने ये गलत करा तो तीनों पॉइंट रट लो भाई, तिबागा से रिलेटेड ये बग्गरदार जोटेदार वाला इशू है। देखो, रटने की भी एक स्कीम बताता हूँ मैं आपको, बहुत ज्यादा चीजें रटने की जरूरत नहीं है। तिबागा में आपको बहुत चीजें अपने आप याद आ जाएंगी। एक जोटेदार वर्सेस जो कंफ्यूजन होगी बग्गरदार में होगी, ये याद रख लो। राजवंशी याद रख लो, इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है। लो कास्ट ऑफ, ये आपको समझ में आ गया। आप कभी भी राजवंशी देखोगे तो आप देख लोगे कि यार हाँ ये था। तो हाई कास्ट या कभी ऐसे आए तो आप करेक्टली उसको इनकरेक्ट कर सकते हैं। इट वॉज द बिगेस्ट पीजेंट गोरिल्ला वॉर ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। किसकी बात हो रही है? बिगेस्ट पीजेंट गोरिल्ला वॉर, इट वाज डायरेक्ट अगेंस्ट द ग्रॉस फॉर्म्स ऑफ फोर्स एक्सप्लॉयटेशन बाय देशमुख। कौन थे? ये भी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, जिनके पास लैंड है वो ही ज्यादा है, इन्हीं की चलती थी, इन्हीं का ऑपरेशन चलता था। क्यों चलता था? क्योंकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ऐसी थी कि इनको भी क्या बोलते हैं, ऐसी वो टेंडेंसी बनानी पड़ गई। द अबव स्टेटमेंट्स आर रिगार्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। सबसे पहले पीजेंट गोरिल्ला वॉर की बात हो रही है, तो वॉर गोरिल्ला वॉर टाइप आपने अभी इन सारे मूवमेंट्स में देखी? नहीं देखी। तो तिभागा में नहीं था, इक्का में नहीं था, तेलंगाना में था। तेलंगाना वॉज वेरी वायलेंट इन नेचर। यहाँ पर रजाकर्स बनाए गए हैदराबादी निजाम के द्वारा, रजाकर्स जो स्टॉर्म ट्रूपर्स थे, इनके खिलाफ। फिर इंडियन आर्मी आई, तब जाके शांत हुआ जब आर्मी ने ऑक्यूपाई कर लिया था हैदराबाद। अदरवाइज बिल्कुल ये पीजेंट्स बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गए थे। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट किए जिसको बोलते हैं संघम्स, ग्रुप को बोलते हैं। और एक कृषक संगम कहां पर बने थे? कृषक संगम, ये आ चुका है यूपीएससी के ही किसी पेपर में, सीएससी में नहीं, किसी के पेपर में, कि कृषक संगम कहाँ बने थे। तो ये केरला में बने थे दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहीं सीएपीएफ या फिर आई गेस ईपीएफओ समथिंग में आए ये क्वेश्चन। Consider the following statements about the peasant movements during the 1940s. These movements created an atmosphere for post-independence agrarian reforms. The nature of these reforms was similar in diverse areas. Correct ढूंढना तो बिल्कुल सही है, ठीक है। शशिपदा बनर्जी स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर। अब ये देखो वर्किंग क्लास मूवमेंट का आ गया यार। वर्किंग क्लास मूवमेंट में आपको ये समझना जरूरी है कि शुरुआती टाइम में नोबडी वाज इंटरेस्टेड। देखो कैपिटलिज्म चल रहा था, मॉडर्न जो सॉरी इंडिजिनियस थे वो भी वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और जो बाहर के थे वो भी है वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। वर्कर की कंडीशन खराब थी, उनके लिए कोई रिफॉर्म्स लाने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। जो हमारे नेशनलिस्ट थे वो पॉलिटिकल वर्क में ध्यान दे रहे थे, इनकी कोई इतना सुन नहीं रहा था। तो वॉलंटरी में जो आ रहे थे लोग, वो अपना कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें से सतीपदा बनर्जी थे जिन्होंने न्यूज़पेपर शुरू करा, भारत श्रमजीवी। सही है, ये गलत। सौराबजी सपूरजी बंगाली ट्राइड टू गेट अ बिल प्रोवाइड देयर बेटर कंडीशन टू लेबर पास इन बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल। सौराबजी सपूरजी बंगाली। नारायण एन लोखंडे स्टार्टेड द न्यूज़पेपर दीन बंधु, द फर्स्ट स्ट्राइक बाय ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर लेबर। इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ढूंढना है, तो ये सारी स्टेटमेंट सही है। आपको ये ध्यान में रखना है यार, इनमें से कुछ तो आपको याद रखने पड़ेंगे। मैं तो कहूँगा सारे याद रखो ताकि पेपर में कुछ भी याद आ जाए हमें। तो आप याद रखो कि इन्होंने न्यूज़पेपर कब खोला था? 1870s में। 1870s में इन्होंने अपना न्यूज़पेपर खोला, भारत श्रमजीवी, इतना ही याद रखो। सौरभ जी सपूर जी बंगाली ने कब करा? 1878 में। लाइन वाइज ध्यान रखो यार। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ याद रखो ना रखो, ये जरूर याद रख लेना। एन लोखंडे ने पहला एक ऑर्गेनाइजेशन खोला जिसे हम बॉम्बे हैंड मिल्स ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन भी बोलते हैं। पहली ट्रेड यूनियन, अनऑफिशियल ट्रेड यूनियन खोली 1880 में। और दीन बंधु न्यूज़पेपर खोला। फर्स्ट स्ट्राइक का भी आपको मैं बताता हूँ, ये है 1899। तो 1 2 3 4, ठीक है गाइज। तो 89 कुछ याद रखो ना रखो। 1880, 1897, 1887 सॉरी 80s के करीब। क्या बताया था मैंने आपको इसका? 1870s में तो ये आया 1878 सॉरी, राइट। 1880s ये बताया मैंने आपको, 1898 ये बताया।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC। देखो किसान सभा में एक चीज हमने पीजेंट्स वाले में आपको याद रखनी है, दैट किसान सभा बनने लगी थी। ठीक है, आज की डेट में आप इतना बड़ा किसान का आंदोलन देखा होगा, 2020 से 2021 चलता हुआ गया, और 2022 में अभी तो हट गया 2021 के आखिरी में, लेकिन एक किसान का आंदोलन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सभाएं बनी थी ना 1920s में, इसको देखोगे आप, तो ये सबसे पहले अवध में बनी, फिर बनने लगी इधर उधर, लेकिन 1930s के अराउंड में आप देखोगे ऑल इंडिया किसान सभा बन जाती है। इसके लीडर थे हमारे शहजानंद, एंड इसके हमारे कौन जनरल सेक्रेटरी कौन थे, इंदुलाल याग्निक, या कोई और थे यार, देखना एक बार चेक करना, इंदुलाल याग्निक नहीं थी, इंदुलाल याग्निक मेरे ख्याल से इनके कुछ थे, इंदुलाल याग्निक भी कुछ है, सहजानंद तो हमने याद रखना है कि भाई इनके प्रेसिडेंट थे जिन्होंने फॉर्म करी थी ऑल इंडिया किसान सभा। ठीक है गाइस, फिर हमने प्रोविंशियल जगह पे भी देखी थी कि कहाँ कहाँ अपने स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा कि कहाँ कहाँ हमने केरला, आंध्र प्रदेश, डिफरेंट जगह, महाराष्ट्र, हमने एक पीजेंट्स मूवमेंट देखा, लोकली कैसे डेवलप कर रहे थे। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही एक ऑल इंडिया किसान सभा देखा मैंने, हमने 1930s में बना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बना है, 1920 में ब्रो, 1920 आपको याद रखना है। किसकी वजह से बना ए आई टी यू सी का पहला प्रेसिडेंट कौन था, लाला लाजपत राय। थर्ड प्रेसिडेंट कौन थे, CR दास। लाला लाजपत was elected its first president. The Gaya session of Congress criticized its formation and ultimately banned it. करेक्ट ढूंढना है, तो गया सेशन ने तो सपोर्ट किया था यार CR दास की प्रेसिडेंटशिप में, ये आपको ध्यान रखना है, अपोज क्यों करेंगे। CR Das advocated that the Congress should incorporate the workers and peasants in the struggle for Swaraj. In the beginning, the AITUC was influenced by social democratic ideas of the British Labour Party. Gandhi helped organize the ATLA, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जो आपने देखा होगा 1918 में। अनसुया अनसुया करके कोई हैं, उनके वो गए थे गांधी जी के पास रिगार्डिंग दिस, और उन्होंने ये फॉर्म कर दिया था। करेक्ट ढूंढना आपको, तो बिल्कुल सही, तीनों बिल्कुल सही है, एज इट इज याद रखिए। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। देखो यार, ट्रेड यूनियन एक्ट क्या चीज है आपको पता है, अभी तो आप ट्रेड यूनियन सुनते होंगे, ये ट्रेड यूनियन पहले तक बैंड थे, कभी कहीं भी आप ट्रेड यूनियन होके आप कुछ भी स्ट्राइक या फिर कुछ भी नहीं कर सकते थे, ये एक बैंड थी चीज़ें। आज की डेट में, आज क्या 1926 से लेके ये चालू कर दिया था दैट ट्रेड यूनियन को हमने लीगल वो कर दिया था, लीगल एक वो दे दी थी कि दैट यस ट्रेड यूनियन कैन बी फॉर्म्ड एंड ये अपनी डिमांड्स रख सकते हैं इन अ पीसफुल वे। आज आप देखते हैं कि भाई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट देखते हैं, उसके अंदर ट्रेड यूनियन को कवर किया जाता है, 2020 आपने पढ़ा होगा इन करंट अफेयर्स और इकोनॉमी में आपने देखा होगा, राइट। तो ये इसकी शुरुआत यहाँ से होती है दोस्तों। सो हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, इज द बेस फॉर एवरी एंगल। ठीक है, तो उसको ढंग से पढ़ो। ट्रेड यूनियन 1926 यहाँ पर पास हुआ था। आप देखते हो लेटर ऑन ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट पे जब 1929 में 1929 में जब असेंबली में डिबेट चल रही होती है, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त एक बॉम्ब फोड़ते हैं जो हार्मलेस बॉम्ब होता है, जस्ट टू मेक, जस्ट टू मतलब उनको एक वो करने के लिए कि भाई अपना रिजेक्शन शो करने के लिए इन बिल के लिए, इन बिल को लेके। ठीक है, तो ये कनेक्शन बनाना पड़ेगा। वन ऑफ इट्स शॉर्टकमिंग्स इज दैट इट डिडंट ले डाउन कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज। इट सिक्योर्ड इम्यूनिटी फॉर ट्रेड यूनियंस फ्रॉम प्रोसिक्यूशन ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज। करेक्ट ढूंढना है, तो आप ये देखना है यार कि ये शॉर्टकमिंग्स नहीं थी इसकी, इन्होंने तो ले डाउन करी थी, तभी तो एक्ट है। पूरा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कैसे है ये ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज कैसे वो करनी है, सब कुछ रजिस्टर कर दिया था इन्होंने। और ट्रेड यूनियन को फ्रॉम पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए नहीं, इन एक्टिविटीज के लिए इन्होंने वो करा था, इम्यूनिटी प्रोवाइड करी थी फॉर द ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयज और वगैरह को। तो डी विल बी द आंसर बिकॉज दोनों रॉन्ग है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1929। देखो आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था। इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी इन कंसल्टेशन बोर्ड्स फॉर सेटलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स वेयर एवर फेल्ट नेसेसरी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर।
इट मेड द स्ट्राइक्स इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस इलीगल। करेक्ट ढूंढना है। तो ये वेयर एवर फेल्ट नेसेसरी नहीं, इन्होंने बोला कि नेसेसरीली ये अपॉइंटमेंट करेंगे कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी और बोर्ड कंसल्टेशन बोर्ड के। तो पहला गलत है, बी तो बिल्कुल सही है। तभी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में कह रहे हैं कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, इनमें आप ट्रेड यूनियन वो नहीं कर सकती, स्ट्राइक नहीं कर सकती। तो ये बिल्कुल सही था, लेकिन इनके प्रति प्रोटेस्ट तो दिखाया। लेकिन आज की डेट में क्या है कि स्ट्राइक कर सकती है, बट नोटिस दे दो यार हमें 14 दिन का। आज की डेट में ये प्रोविजन है। बी विल बी द आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। देखो, आप जब हिस्ट्री की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होगे और आप जब से रेवोल्यूशनरी फेज सेकंड फेज पढ़ रहे होगे, तो आपने कई सारे कॉन्स्पिरेसी केस पढ़े होंगे। लाहौर कॉन्स्पिरी केस, अलीपुर कॉन्स्पिरी केस, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, सिरमपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ऐसे करके काफ़ी सारे कॉन्स्पिरेसी केसेस आते हैं। उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और आखिरी में प्री से पहले हम उसको देख कर जाएंगे। और जो मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स आएगा उसको भी देखना दोस्तों, उसमें ये सारी एक लिस्ट बनाकर आपको दे दी जाएगी नोट्स के फॉर्म में। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। Philip Spratt, Ben Bardley, Shaukat Usmani are the personalities associated with it. It weakened the working class movement. मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हमेशा आप याद रखना कम्युनिस्ट से लेकर रिलेटेड है। कम्युनिज्म की फिलॉसफी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में घुसा दी गई थी, और इनके थ्रू जो इन पर आरोप था कि ये वो कर रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें दो चार नाम मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान में रखना है। S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद एंड शौकत उस्मानी, ये 3 नाम जरूर याद रखेंगे, कुछ नाम याद हो ना हो। और ये देखो, फिलिप स्प्रैड, बेन ब्रैडली रखना है, रखो, शौकत उस्मानी तो रखना ही रखना है। तो तीनों दोनों सही हैं, सी आंसर हो जाएगा इसका। वंस द वर्किंग क्लास मूवमेंट वीकेंड ड्यूरिंग 1930 in the civil disobedience movement, the communists rejoined the AITUC in 1935. At the time, the left front consisted of the Communist, Congress Socialists and the Left Nationalist. करेक्ट ढूंढिए। तो बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट। दैट वर्किंग क्लास मूवमेंट वीक हुआ था 1930 में, यहीं पर AITUC में फैक्शन डेवलप हुआ, जो RTUC बना एंड एक डिफरेंट ATUF बना। उसके बाद लेटर ऑन ये रेड, ये वाला जो कांग्रेस था वापस मिल गया था 1935 के अराउंड। आपको इतना बाइफर्केशन में नहीं पूछेगा कोई यार, लेकिन ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट उस टाइम पे लेफ्ट कम्युनिस्ट से थे, कांग्रेस सोशलिस्ट थे एंड लेफ्टिस्ट नेशनलिस्ट थे। ठीक है, करेक्ट, सी आंसर। द फर्स्ट कॉटन टेक्स मिल वाज सेट अप इन सूरत और बॉम्बे। देयर वाज अ रश ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th century. Core and heavy industries were promoted. Shipbuilding industries flourished during the British rule in India. करेक्ट ढूंढिए। ब्रिटिश रूल में शिप इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही थी। तो भाई सिर्फ और सिर्फ देखो, फर्स्ट कॉटन मिल सूरत में नहीं, बॉम्बे में 1853। सेकेंड जूट इंडस्ट्री कहाँ पर लगी थी? बंगाल में, क्योंकि आज भी जूट का हब वहीं है और आज भी बॉम्बे कॉटन का हब है। रश हुआ था बिल्कुल। कोर एंड हैवी इंडस्ट्रीज वर नॉट प्रोमोटेड, दे केम वेरी लेट। आपने देखा होगा 1909 में वो भी टाटा इंडस्ट्रीज लगी थी, दैट इज टिस्को। शिप एंड बिल्डिंग इंडस्ट्रीज को तो ख़त्म कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। इंडिया की शिप्स पड़े पड़े सड़ जाती थी यहीं पर, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। बी विल बी द आंसर। ऑल राइट गाइज, वी ट्राई टू सी दैट peasant movements after 1857 एंड वर्किंग क्लास मूवमेंट। तो पीजेंट्स में हमने क्या देखने की कोशिश करी थी? आपने स्पेक्ट्रम में देखने की कोशिश करी होगी, इंडिगो, पबना एंड व्हाट, डेक्कन। देन आपने 1920s में देखने की कोशिश करी होगी इक्का मूवमेंट, और एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो यहाँ पर MCQs में कवर नहीं किया लेकिन आपने जरूर कवर किया होगा, मप्पिला रिवोल्ट, जो एक शुरुआती में गया था तो नॉन कम्युनल टोन था, लेकिन 1920s में इसमें कांग्रेस ने पुश किया था, लोकल कांग्रेस ने, और इसको पुश देके बाद में कम्युनल ओवरटोन आ गया था। मप्पिला कौन है? ये एक लो कास्ट मुस्लिम्स थे, कास्ट तो नहीं थी इनमें लेकिन मुस्लिम्स थे जो रेंट पे काम करते थे, दे वर द शेयर क्रॉपर्स, पीजेंट्स। और यहाँ पर लैंड किसकी ऑक्यूपी होती थी? हिंदूज की। ब्रिटिशर्स की पॉलिसी वजह से इन दोनों के बीच में यहाँ पर फूट पड़ गई थी, मप्पिला रिवोल्ट 1922 के अराउंड। देन प्रोविंशियल में हमने देखने की कोशिश करी डिफरेंट डिफरेंट जगह। कृषक संगम हमने केरला से याद रखना है। देन वी सॉ द ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्मेशन, इंदुलाल याग्निक, सहजानंद सरस्वती, और भी हमने दो चार नाम देखे थे।
फिर हम देखेंगे डायरेक्टली आपका दो मूवमेंट, तेभागा मूवमेंट एंड तेलंगाना मूवमेंट पे खत्म करा था। राइट, वर्किंग क्लास आपने देख ही लिया है, वर्किंग क्लास में क्या चीज़ है। वर्किंग क्लास का हमने देखा था पहले तो वॉलेंटरी एसोसिएशन आ रही थी, शशि प्रताप बनर्जी, सपूर जी, बंगाल में जो करते हैं, एनएम लोखंडे का देखा था हमने कंट्रीब्यूशन। फिर हमने देखा 1920s में तो एक फॉर्मेशन बन गई AITUC, बहुत सारे एस्पेक्ट देखे इनके हमने। फिर हमने देखा कि 1930s में कम्युनिस्ट दैट इज मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ। तो ये सब चीज़ें देखने की कोशिश करी यार। आज की डेट में भी ट्रेड यूनियंस हैं बट ये पॉलिटिकली हैं, कि कांग्रेस की ये हैं, बीजेपी की ये हैं, ऐसे करके डिवाइडेड है आज की डेट में। ठीक है गाइस, so these are series are revised prelims through MCQ series which are going on। इंडियन पॉलिटी पे चल रही है, एनवायरनमेंट पे चल रही है। आप स्टैंडर्ड बुक उठाओ, चैप्टर रिवाइज करो एंड देन इसकी MCQs लगाओ। बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा यार आपको ये करने में। एंड हम पेस हमने बना रखी है एंड विल सून फिनिश दिस मॉडर्न हिस्ट्री। ऑलराइट गाइस, सब्सक्राइब इफ यू हैवेंट and take care and visit revisit the video again, all right?